सपनों के शहर में जाना है, जाकर मंजिल को पाना है। जब तक ये सांस चलेगी यारा ये तो चलते जाना है। कुछ खोना है कुछ पाना है। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर गुड एंड फाइन। स्टूडेंट्स, मैं आपका शिवम भैया, साइंस फैकल्टी, आपके अपने प्लेटफॉर्म यूटीएस कैरियर इंस्टीट्यूट पे एक बार फिर से वेलकम करता हूं। जैसा कि स्टूडेंट्स आप लोग जान रहे हैं, आप लोग को बहुत ही बेसब्री से इंतजार था क्लास 12 जीव विज्ञान 2025 मॉडल पेपर, जिसमें अभ्यास हेतु आपको प्रश्न कराए जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, जिस चीज का आपको बेसब्री से इंतजार था वो साइंस की सीरीज आ चुकी है। तो आइए अब इस सीरीज में देखते हैं आखिर में वो मॉडल पेपर कैसे आएंगे पेपर में, और वो क्वेश्चंस कौन होंगे जो इतने इंपॉर्टेंट होंगे। तो स्टूडेंट्स, हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। और स्टूडेंट्स, आपको पीडीएफ जो है वीडियो के अंत में आपको इसका क्यूआर कोड दे दिया जाएगा, जिसका पीडीएफ आप लोग क्यूआर कोड को स्कैन करके अपने पास डाउनलोड करके रख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ज्यादा से ज्यादा लाइक भी करिएगा। तो स्टूडेंट्स, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आइए देखते हैं आखिर में जिस वीडियो की हमें इतने दिनों से इंतजार थी, वो वीडियो में आखिर में उस सीरीज में क्या होने वाला है और वो कौन से जबरदस्त क्वेश्चंस आने वाले हैं जो स्टूडेंट्स इस बार के एग्जाम में आने ही आने हैं और उसी बेसिस पे आने हैं। तो स्टूडेंट्स, आइए हम देखते हैं वो कौन सी धमाकेदार वीडियो है जो आज स्टार्ट हम करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की जो हमारी सीरीज है मॉडल पेपर 2025। एग्जाम जो है 2025 की होगी और जो सब्जेक्ट है हमारा बायोलॉजी है। प्रश्न अभ्यास हेतु होगा, यानी कि स्टूडेंट्स किस बेसिस पे आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे वही इस सीरीज में हमें देखना है। तो आइए स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारा मस्त और जबरदस्त और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो कौन होने वाला है। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं कौन सा है हमारा। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा होने वाला है देखते हैं। कह रहा है स्टूडेंट्स सही विकल्प चुनिए, यानी कि स्टूडेंट्स ये हमारा जो क्वेश्चन है एमसीक्यूज होने वाली है। और जो पहला क्वेश्चन कह रहा है स्टूडेंट्स, कह रहा है इसमें कि जेनेटिक इंजीनियरिंग, स्टूडेंट्स जेनेटिक इंजीनियरिंग, यानी कि स्टूडेंट्स अगर आप इस चैप्टर को पढ़े होंगे तो बायोटेक्नोलॉजी में आपको ये बताया जाता है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है उसका उपयोग कहाँ होता है। तो स्टूडेंट्स, जेनेटिक इंजीनियरिंग का अगर आप पढ़े होंगे तो स्टूडेंट्स आई होप आपको ये चैप्टर तैयार भी हो चुका होगा, क्योंकि स्टूडेंट्स अब एग्जाम में ज्यादा दिन रह नहीं गए हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग को बता दें ये मॉडल पेपर है ही, तो आपको इस चैप्टर की पूरी से पूरी तैयारी होगी। तो स्टूडेंट्स, मॉडल पेपर है, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन लेकर आया हूं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं। और वीडियो अच्छी लगे तो ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब भी करवाइएगा और दोस्तों से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन जो है हमारा, कह रहा है स्टूडेंट्स जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग होता है कहां? चिकित्सा में कि कृषि में कि इन दोनों में कि इनमें से किसी में नहीं। तो स्टूडेंट्स, अगर इस चैप्टर को आप पढ़े होंगे तो आपको जरूर पता होगा कि जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग स्टूडेंट्स हमारा जो होता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग जो है हमारा होता है किसमें? इन दोनों में। स्टूडेंट्स, चिकित्सा में भी होता है और कृषि के क्षेत्र में भी जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स क्या कह रहा है। आवृतबीजी पादपों के, क्या कह रहा है? आवृतबीजी, यानी कि स्टूडेंट्स हमारे एंजियोस्पर्म जो हमारे आसपास से पौधे पाए जाते हैं, कह रहा है स्टूडेंट्स आवृतबीजी पादपों के पुष्प के नर। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन को एकदम अच्छे से, मॉडल पेपर है, इसमें आपको एकदम अच्छे से समझना है, आराम से समझना है। और पेपर में कैसे क्वेश्चन को करना है, क्वेश्चन को एकदम लाइन वाइज एक एक शब्द पढ़ के करना है, क्योंकि स्टूडेंट्स एक शब्द पूरे क्वेश्चन को बदल देता है और एमसीक्यू आपकी गलत हो सकती है। तो स्टूडेंट्स कह रहा है कि आवृतबीजी पादपों के पुष्प के नर जननांग, क्या कह रहा है? नर जननांग, यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कहा जाता है। जायांग बोला जाता है,
कि पुमंग बोला जाता है, कि स्त्री केसर बोला जाता है, कि इनमें से कोई नहीं। स्टूडेंट्स, ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके पिछले 2 लेक्चर में भी मैंने इस क्वेश्चन को बताया हुआ है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करवाया हुआ है, जिसमें क्वेश्चन 2 से 3 बार आया है। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वहां पे भी मैंने बहुत अच्छे से समझाया है। आइए यहाँ पर भी एक बार समझते हैं इस क्वेश्चन को हम। देखिए, जैसे कि ये हमारा क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ठीक। इससे हमारा निकला रहता है फिलामेंट, यानी कि हिंदी में इसको तंतु बोलते हैं, और इससे जुड़ा होता है क्या, हमारे परागकोश। परागकोश में क्या होते हैं स्टूडेंट्स, होते हैं परागकण। यानी कि पूछ रहा है कि क्या पादपों के पुष्प के नर जननांग, यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पूछ रहा है। तो जैसा कि आपको बता दें स्टूडेंट्स, हमारा जो ये होता है मादा जननांग होता है। क्या होता है, मादा जननांग, जो किससे मिलके बना रहेगा, इसको वर्तिकाग्र बोलते हैं, इसको वर्तिका बोलते हैं, और इसको अंडाशय बोलते हैं। तो इन तीनों से मिलके क्या बनता है, हमारा मादा जननांग। और स्टूडेंट्स, ये हमारा जो है परागकोश, क्या है, परागकोश और तंतु, यानी कि एंथर और फिलामेंट, इन दोनों से मिलके हमारा क्या बनता है, पुमंग, यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो इसलिए स्टूडेंट्स, अब आपको पता चल गया होगा कि इसमें हमारा आंसर क्या होने वाला है। तो स्टूडेंट्स, हमारा इसमें आंसर क्या होगा, पुमंग, यानी कि आवृतबीजी पादपों के पुष्प के नर जननांग को क्या कहा जाता है, पुमंग कहा जाता है। आइए स्टूडेंट्स, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए स्टूडेंट्स, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। मानव में संतान का लिंग निर्धारण होता है, यानी कि स्टूडेंट्स, जो हमारे मम्मी पापा थे, उनसे जो आने वाली जो पीढ़ी है, यानी कि ऑफस्प्रिंग, यानी कि फर्स्ट जनरेशन से जो सेकेंड जनरेशन अब आने वाली है, जैसे कि आप लोग अपने पापा से जन्म लिए होंगे, तो कह रहा है कि अगर आप अपने पापा से जन्म लिए हैं, तो कह रहा है कि आप जो जन्म लिए हैं उसी संतान का निर्धारण, यानी कि आपकी सिस्टर्स भी होंगे और आपके ब्रदर भी होंगे और आप भी होंगे। तो कह रहा है स्टूडेंट्स कि बताइए जो संतान जन्म लेने वाला है उसका निर्धारण करना है इस क्वेश्चन में, कि वो किस लिंग गुणसूत्र से पता चलता है। स्टूडेंट्स, इसको पता करने के लिए मैंने पीछे एक वीडियो दे चुका हूं, जो आधे घंटे से अधिक की टॉपिक है और सिर्फ लिंग निर्धारण पर ही बताया हूं। उस टॉपिक को जाके एक बार आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा, वहां पे एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा कि वो कौन सा ऐसा लिंग गुणसूत्र होता है जो आने वाली पीढ़ी में बताता है कि आगे आने वाला जो संतान होगा वो लड़का जन्म लेगा कि लड़की जन्म लेगा। आइए यहाँ पे बस थोड़ा सा समझते हैं। जैसा कि स्टूडेंट्स आपको मैं बता दूं, जो फीमेल होती है उसके अंदर लिंग गुणसूत्र होता है XX, और जो मेल होता है उसके अंदर होता है XY। क्या होता है, XY। तो जब फीमेल की X मेल के X से क्रॉस करता है तो XX बनता है, और जब फीमेल का X और मेल का Y मिलता है तब क्या बनता है, XY बनता है। यानी कि स्टूडेंट्स, इस केस में ये क्या, हमारी गर्ल जन्म लेने वाली है, और इस केस में क्या जन्म लेगा, बॉय जन्म लेने वाला है। यानी कि स्टूडेंट्स, ये हो गई हमारा गर्ल और ये हो गया क्या, बॉय। यानी कि स्टूडेंट्स, जब मम्मी का XX और पापा का XY है, तो जब मम्मी का X पापा के X लिंग गुणसूत्र से क्रॉस करेगा तब उस समय क्या होता है, गर्ल जन्म लेती है, और जब मम्मी का X पापा के Y लिंग गुणसूत्र से क्रॉस करता है तब क्या जन्म लेता है, बॉय जन्म लेता है। यानी कि स्टूडेंट्स, आपको बता दें कि मम्मी का तो नेचर ने तो XX देके ही भेजा, और XY पिता में। तो स्टूडेंट्स, आप देख रहे होंगे कोई भी केस हो, इसमें मम्मी का तो X ही जाना है। तो इसलिए स्टूडेंट्स, हमारा जो यहाँ पे आंसर होने वाला है, कह रहा है स्टूडेंट्स कि मां के लिंग गुणसूत्र से, कि अंडाणु के माप से, कि शुक्राणु के माप से, कि पिता के लिंग गुणसूत्र से। तो स्टूडेंट्स, आपको पता चल गया होगा जो हमारा यहाँ पे आंसर होने वाला है वो क्या है, पिता के लिंग गुणसूत्र से। यानी कि स्टूडेंट्स, पिता का जो लिंग गुणसूत्र हमारा यहाँ पे क्या है,
पिता का जो लिंग सूत्र हमारा जो वाई है, वाई जो है यही बताता है कि आगे आने वाला जो संतान है वो लड़की जन्म लेगी कि लड़का जन्म लेगा। तो आइए स्टूडेंट्स देखते हैं अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि स्त्री में अंतरोपण के समय भ्रूण किस अवस्था में होता है। तो स्टूडेंट्स स्त्री के अंदर यानी कि मां के यूट्रस में जब क्या होता है, भ्रूण को अंतरोपण किया जाता है, उस समय वो किस अवस्था में होता है। तो स्टूडेंट्स आपको बता दूं वो फेज जो होता है वो क्या होता है, ब्लास्टूला फेज होता है। क्या होता है, ब्लास्टूला फेज होता है। तो स्टूडेंट्स आइए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या होने वाला है। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है स्टूडेंट्स अति लघु उत्तरीय प्रश्न, यानी कि जैसा कि स्टूडेंट्स आप जान रहे हैं ये हमारा मॉडल पेपर है। तो स्टूडेंट्स कैसे कैसे क्वेश्चंस आएंगे और स्टूडेंट्स ये मॉडल पेपर है तो इसको तो एकदम अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि स्टूडेंट्स मैं प्रश्न को उसके उत्तर के साथ लेकर आया हूं। तो वीडियो को पॉज करके आप लोग नोट भी करते रहिएगा और एकदम अच्छे से इसको लिखते भी रहिएगा और एकदम इसका अच्छे से प्रिपरेशन भी करते रहिएगा। तो स्टूडेंट्स अति लघु उत्तरीय प्रश्न में क्या कह रहा है, कह रहा है स्टूडेंट्स कि एक आवृत्ति बीज पुष्प, क्या कह रहा है, एक आवृत्ति बीज पुष्प के उन अंगों के नाम लिखिए, उन अंगों के नाम लिखिए जहां पे नर एवं मादा युग्मकोभिद का विकास होता है। यानी कि मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट किसमें, फ्लावर में। कह रहा है कि मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट का कहां विकास होता है वही बताना है। तो स्टूडेंट्स जैसा कि आप लोगों को मैंने पहले ही बताया है कि इसका क्यूआर कोड आपको दे दिया जाएगा, उसका स्क्रीनशॉट लेकर आप लोग क्या करिएगा, पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा और दोस्तों के बीच भी ज्यादा से ज्यादा शेयर कर लीजिएगा। स्टूडेंट्स बस यूटीएस कैरियर इंस्टीट्यूट से आप जुड़े रहिए, आपको बहुत ही जबरदस्त मस्त कंटेंट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी इस चैनल पे कराए जाते हैं, बस हमारे चैनल से जुड़े रहिए। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक आवृतबीजी पुष्प के उन अंगों के नाम लिखिए जहां नर एवं मादा युग्मकोभिद का विकास होता है। तो जैसा कि स्टूडेंट्स अगर आप पढ़े होंगे रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट यानी कि पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन अगर आप पढ़े होंगे तो आपको जरूर पता होगा कि एक आवृतबीजी पुष्प में नर युग्मकोभिद का विकास पुंकेसर के परागकोश, यानी कि स्टूडेंट्स आपको मैंने पहले ही बताया है, अभी इसके पहले क्वेश्चन आया था पुंकेसर के परागकोश, यानी कि स्टूडेंट्स ये पुमंग भी है और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पुंकेसर भी कहते हैं। तो कह रहा है स्टूडेंट्स क्या कह रहा है कि पुंकेसर यानी कि तंतु और एंथर मिलके क्या बनेंगे, तंतु और परागकोश मिलके क्या बनेंगे, पुंकेसर बनेंगे। तो कह रहा है कि युग्मकोभिद का विकास पुंकेसर यानी कि पुंकेसर है, पुंकेसर के परागकोश, और ये हमारा क्या है स्टूडेंट्स, परागकोश है। क्या है, परागकोश है। तो कह रहा है कि पुंकेसर के परागकोश में पराग कणों के रूप में होता है। तो आप लोग जान गए पॉलन ग्रेन, आपको पहले ही बता दिया हूं कि परागकोश में क्या होता है, परागकण होते हैं, पॉलन ग्रेन के रूप में होता है। स्टूडेंट्स आप अगर इस चैप्टर को पढ़े होंगे तो पूरा अच्छी तरीके से इसमें पढ़ाया जाता है कि कैसे पॉलन ग्रेन डेवलप करके कैसे जाके फीमेल एग से क्रॉस करता है और कैसे नया पुष्प जन्म लेता है। तो स्टूडेंट्स परागकोश में, पुंकेसर के परागकोश में उपस्थित परागकणों के रूप में क्या होता है, मेल गैमेटोफाइट का विकास होता है और तथा मादा युग्मकोभिद का विकास स्त्री केसर, स्त्री केसर के अंडाशय में। यानी कि स्टूडेंट्स ये हमारा क्या है, स्त्री केसर है। स्त्री केसर के अंडाशय में बीजांड के अंदर भ्रूण कोश के रूप में, यानी कि स्टूडेंट्स एम्ब्रियो सेक के रूप में, एम्ब्रियो सेक के अंदर जो हमारा फीमेल एग पाया जाता है वहीं पे बनता है। तो स्टूडेंट्स अगर आप पढ़े होंगे चैप्टर तो आपको पूरा पता होगा, यहाँ पे पूरा बताया नहीं जा सकता है क्योंकि आपको उत्तर के साथ साथ जितना समझाने लायक है उतना मैंने समझा दिया है। तो स्टूडेंट्स एक बार इस लेक्चर को जाके आप जरूर देख लीजिएगा, सब वीडियो बहुत अच्छे से समझाया गया है। फीमेल रिप्रोडक्शन में ह्यूमन रिप्रोडक्शन में और फ्लावरिंग प्लांट में रिप्रोडक्शन कैसे होता है इसकी सारी वीडियो दी जा चुकी है। स्टूडेंट्स एक बार अच्छे से इसको जाके देखिएगा और समझिएगा, ये क्वेश्चन सारे आपको समझ में आ जाएंगे। तो स्टूडेंट्स
कह रहा है कि युग्मकोभित्त का विकास स्त्री केसर के अंडाशय में बीजांड के अंदर भ्रूण कोश के रूप में होता है। तो जैसा कि स्टूडेंट्स भ्रूण कोश अगर पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। तो स्टूडेंट्स चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है उस एंजाइम का नाम लिखिए जो डीएनए अणु को खंडों में तोड़ देता है। स्टूडेंट्स बहुत ही शानदार और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि उस एंजाइम का नाम लिखिए जो क्या करता है, डीएनए को खंडों में तोड़ देता है। तो स्टूडेंट्स अगर आप पढ़े होंगे तो आपको पढ़ाया गया होगा एक रेस्ट्रिक्शन न्यूक्लिएज नामक एंजाइम होती है जो कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। क्या होता है, पहला इंडोन्यूक्लिएज और दूसरा क्या होता है, एक्सोन्यूक्लिएज। यानी कि स्टूडेंट्स रेस्ट्रिक्शन न्यूक्लियस नामक एक एंजाइम होती है जो कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की। तो क्या होता है, पहला इंडोन्यूक्लियेज होता है और दूसरा क्या होता है, एक्सोन्यूक्लियेज होता है। ये कैसे तोड़ता है स्टूडेंट्स देखिएगा। जैसे मान लीजिए हमारा क्या है, डीएनए है डबल स्टैंडर्ड, 5 से 3 और 3 से 5। आप देख रहे होंगे स्टूडेंट्स कि रेस्ट्रिक्शन न्यूक्लियस कितने प्रकार का, दो प्रकार का, इंडोन्यूक्लियेज और एक्सोन्यूक्लियेज। आप इसके नाम से समझ पा रहे होंगे स्टूडेंट्स, इंडो यानी कि अंदर, यानी कि स्टूडेंट्स जो हमारा इंडोन्यूक्लियेज जो होता है ये क्या करता है, हमारे जो डीएनए होता है उसके एकदम सेंटर से कट करता है। क्या करता है, सेंटर से, यानी कि अंदर वाले भाग से क्या करता है, अंदर वाले पार्ट से कट करता है। और क्या करता है, कट करता है या फिर इसको खंडों में तोड़ देता है। और स्टूडेंट्स जो हमारा एक्सोन्यूक्लियेज है, आप देख रहे होंगे एक्सोन्यूक्लियेज यानी कि एक्सो मतलब क्या होता है, जो, एक्सो मतलब बाहर की तरफ, यानी कि स्टूडेंट्स जो हमारा एक्सोन्यूक्लियेज होगा वो डीएनए के को क्या करता है, बाहर से काटता है, यानी कि स्टूडेंट्स यहां से और यहां से, यानी कि किनारे वाले पार्ट से क्या करता है, इसको खंडों में तोड़ देता है। तो स्टूडेंट्स हमारा जो आंसर होगा क्या होगा, रेस्ट्रिक्शन में एंडोन्यूक्लियेज और एक्सोन्यूक्लियेज। अगर अंदर से पूछता है तो एंडोन्यूक्लियेज और बाहर से कहता है तो एक्सोन्यूक्लियेज। अगर नहीं कुछ कहता है तो डायरेक्ट एक आंसर होता है रेस्ट्रिक्शन न्यूक्लियेज बोल सकते हैं, या फिर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज बोल सकते हैं, या फिर रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियेज बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है स्टूडेंट्स, इसमें देखिएगा, कह रहा है कि उन कोशिकाओं का नाम लिखिए जो विकसित तो हो रहे शुक्राणु को पोषण प्रदान करती हैं। यानी कि स्टूडेंट्स आपको भी पता है जब मेल क्या होता है, प्यूबर्टी एज में आता है तो क्या होते हैं, स्पर्म प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है। तो कह रहा है कि जो शुक्राणुओं को पोषण, यानी कि जब शुक्राणु क्या होते हैं प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर देते हैं तो उस समय उसको न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ती है। तो कह रहा है स्टूडेंट्स वही कि उन कोशिकाओं का नाम लिखिए जो विकसित हो रहे शुक्राणुओं, यानी कि जो स्पर्म क्या है अभी विकसित हो रहा है, प्रोडक्शन में है, कह रहा है कि उसको पोषण प्रदान करती हैं। तो स्टूडेंट्स अगर ह्यूमन रिप्रोडक्शन आप पढ़े होंगे तो पूरा अच्छे तरह से आपसे पता होगा कि उन कोशिकाओं का नाम लिखिए जो विकसित हो रहे शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करती हैं। तो स्टूडेंट्स विकसित हो रहे शुक्राणुओं विकसित हो रहे शुक्राणुओं को सर्टोली, कौन, सर्टोली सेल कौन देता है, सर्टोली कोशिका क्या करती है, पोषण, सर्टोली कोशिका पोषण प्रदान, या फिर क्या करती है, पोषण देती है या फिर पोषण प्रदान
करती है, करती है। स्टूडेंट्स क्या हुआ इसका आंसर? उन कोशिकाओं का नाम लिखिए जो विकसित हो रहे शुक्राणुओं को क्या करती है? पोषण प्रदान करती है। तो स्टूडेंट्स विकसित हो रहे शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करने का काम कौन करता है? तो स्टूडेंट्स पोषण प्रदान करने का काम कौन करता है? सर्टोली कोशिका, यानी कि सर्टोली सेल क्या करते हैं? हमारे स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रदान करते हैं। और स्टूडेंट्स अगर क्वेश्चन अगर आता है कि सर्टोली सेल रहते कहाँ है, तो स्टूडेंट्स टेस्टिस, अगर टेस्टिस के बारे में आप पढ़े होंगे तो उसमें होता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, यानी कि शुक्र जनन नलिका, उसी में वो होता है। तो स्टूडेंट्स ये क्या करता है? हमारे जो शुक्राणु होते हैं उसको क्या करता है? पोषण प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है स्टूडेंट्स, इसमें वर्णांध व्यक्ति को, वर्णांध व्यक्ति यानी कि जिनकी आंखों से दिखाई नहीं देता है, कह रहा है स्टूडेंट्स कि वर्णांध व्यक्ति को रेलवे ड्राइवर क्यों नहीं बनाया जाता है? तो स्टूडेंट्स आपको भी पता होगा कि रेलवे में क्या होता है? सिग्नल के बहुत सारे काम होते हैं, बिना सिग्नल की रेलवे कभी चल ही नहीं पाएगी। तो अगर व्यक्ति अंधा होगा तो रेलवे की सिग्नल उसको दिखाई नहीं देंगे तो ट्रेन कहां से चला पाएगा या फिर रेलगाड़ी कहां से चला पाएगा? तो इसका आंसर आप लोग वीडियो को पॉज करके आंसर लिखते रहिएगा, और अगर नहीं भी लिखते हैं तो आपको बताया हो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आपको इसका QR कोड दिया जाएगा और इसको क्या कीजिएगा? PDF को निकलवा लीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के बीच भी शेयर कर दीजिएगा, और वीडियो को देख लेंगे तो बहुत अच्छे से समझ भी आएगा। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वर्णांध व्यक्ति को रेलवे ड्राइवर क्यों नहीं बनाया जाता? तो स्टूडेंट्स मैंने बता दिया है कि रेलवे में क्या होते हैं? सिग्नल्स के काम लगते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट होता है सिग्नल को समझना। अगर वर्णांध व्यक्ति है तो सिग्नल को समझ नहीं पाएगा तो ट्रेन को कैसे चलाएगा? तो स्टूडेंट्स उसका उत्तर क्या है? देखिएगा, रेलगाड़ियों के परिचालन में सिग्नल क्या है? सिग्नल का सबसे बड़ा रोल होता है। सिग्नल का क्या होता है? सबसे बड़ा रोल होता है, जो कि कलर लाइट सिस्टम, यानी कि जितने भी कलर हैं उनके सिस्टम को क्या करना पड़ता है? समझना पड़ता है। कलर लाइट सिस्टम पर आधारित होते हैं, इसलिए वर्णांध व्यक्ति को रेलवे ड्राइवर नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि उसे सिग्नल कलर बेस्ड संकेत समझने में क्या होगी? दिक्कत होगी। तो हाँ स्टूडेंट्स, अगर वो वर्णांध व्यक्ति है, अंधा व्यक्ति है, तो उसको क्या होगा? कलर समझ में नहीं आएंगे, समझ क्या दिखाई ही नहीं देंगे, इसलिए उस व्यक्ति को क्या किया जाता है? वर्णांध व्यक्ति को रेलवे ड्राइवर नहीं बनाया जाता है। तो स्टूडेंट्स इसलिए इसका आंसर क्या होगा कि उसको क्या होता है? समझने में दिक्कत होती है। समझिए अंधे के समान ही है वो। तो इसलिए स्टूडेंट्स क्या है? रेलवे ड्राइवर नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि उसे सिग्नल के कलर बेस्ड संकेत समझने में दिक्कत होगा। क्योंकि स्टूडेंट्स अंधे के समान ही माना है, जो आदमी कलर को नहीं समझ पा रहा है तो अंधे के समान नहीं है। तो स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि क्लाइनफिल्टर एवं टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या लिखिए। स्टूडेंट्स कह रहा है कि क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम वाले लोगों में कुल 47 गुणसूत्र होते हैं। स्टूडेंट्स कुल 47 गुणसूत्र, यानी कि आपको पता होगा हमारे ह्यूमन बीइंग्स में, मेल हो या फिर फीमेल, उसमें क्या होते हैं? 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, यानी कि 46 क्रोमोसोम होते हैं। यानी कि 46 से क्या हो गया? इसमें 47 हो गया है। तो स्टूडेंट्स आपको बता दें, जो 21 नंबर वाली गुणसूत्र होती है उसकी एक और प्रति के साथ इसमें लड़का या फिर लड़की जन्म लेती है, इसलिए इसके जगह पे क्या होता है? 46 के जगह 47 हो जाता है। तो स्टूडेंट्स गुणसूत्र क्लाइनफिल्टर वाले सिंड्रोम वाले कुल लोगों में 47 गुणसूत्र, यानी कि 47 जो होते हैं XX और लास्ट में एक Y होते हैं। तो क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम एक जन्मजात बीमारी है, यानी कि स्टूडेंट्स ये जन्मजात बीमारी है। टर्नर सिंड्रोम वाले व्यक्ति में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? 45 होती है। तो इसमें बता दें स्टूडेंट्स 45 इसलिए होती है क्योंकि ये किसके कारण होता है? मोनोसोमी। मोनोसोमी का मतलब ये होता है स्टूडेंट्स कि मेल हो या फिर फीमेल, उन दोनों के गुणसूत्र में से एक X गुणसूत्र क्या होता है? खत्म होता है, एक नहीं होता है, इसलिए इसमें 46 ना होके आने वाला जो ऑफस्प्रिंग है, जो आने वाला संतान है, उसमें क्या होता है? 45 गुणसूत्र ही होते हैं। तो इसलिए क्या हुआ? क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम में क्या हुआ? 47 गुणसूत्र, और टर्नर सिंड्रोम में क्या हुआ? 45 गुणसूत्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स क्या कह रहा है। कह रहा है अगला क्वेश्चन
वाटसन तथा क्रिक द्वारा प्रस्तुत डीएनए के द्विकुंडलित मॉडल का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। तो स्टूडेंट्स, ये रहा आपका वाटसन और क्रिक द्वारा बनाया गया द्विकुंडलित डीएनए स्ट्रक्चर। तो जैसा कि स्टूडेंट्स आप लोग जान रहे हैं, द्विकुंडलित यानी कि डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जो है, उसमें जो हमारा ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए दिखाई दे रहा है स्टूडेंट्स, इसके बीच की जो डायामीटर होता है, दोनों डीएनए के बीच का जो डायामीटर होता है वो कितना होता है, 20 एंगस्ट्रॉम। और जो ये लगे होते हैं इसमें 4 बेस होते हैं, जो क्या होता है, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन और साइटोसिन, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ये है हमारा बेस पेयर। और जो यहां से यहां तक स्टूडेंट्स ये जो डीएनए हमारी टर्न ली है उसको क्या बोलते हैं, वन टर्न ऑफ डीएनए। तो स्टूडेंट्स, इस वाले एरिया को हम लोग नाम देते हैं मेजर ग्रुप, और ये जहां से इसको कट किया है, यहां से जहां से वो टर्न लिया है उस वाले एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, माइनर ग्रुप। और स्टूडेंट्स, जो इसमें एडेनिन और थाइमिन होता है उसके बीच क्या होते हैं, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, और ग्वानिन और साइटोसिन के बीच 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। स्टूडेंट्स, इसमें साइंटिस्ट आपको पता ही होगा वाटसन और क्रिक है, क्योंकि ये वाटसन एंड क्रिक के द्वारा ही दिया गया था। कितने सन में, सन 1953 में दिया गया था। और आपको बता दें, हॉलमार्क ऑफ डीएनए का मतलब ये हुआ कि हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन बेसेस, यानी कि स्टूडेंट्स जो ये हमारे बेस दिखाई दे रहे हैं, एडेनिन, थाइमिन, थाइमिन, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, साइटोसिन, ग्वानिन, इनके बीच क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, यानी कि इन बेस पेयर के बीच क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। अगला कह रहा है स्टूडेंट्स, डिस्टेंस बिटवीन 2 बेस पेयर, यानी कि कह रहा है स्टूडेंट्स ये जो हमारे 2 बेस पेयर हैं, ये जो हमारे 2 बेस पेयर हैं, इन दोनों के बीच की दूरी क्या होती है, कह रहा है स्टूडेंट्स कितनी होती है, 3.4 एंगस्ट्रॉम। अगर उसको आप नैनोमीटर में लेते हैं तो क्या होता है, 0.34 नैनोमीटर। क्या होता है, 0.34 नैनोमीटर। समझिएगा स्टूडेंट्स, ये कौन है, ये दोनों बेस पेयर हैं। इन दोनों बेस पेयर यानी कि इन दोनों बेस पेयर के बीच क्या होता है, 3.4 एंगस्ट्रॉम या फिर 0.34 नैनोमीटर की दूरी होती है। अगला कह रहा है कि 1 टर्न ऑफ डीएनए, यानी कि स्टूडेंट्स जो यहां से डीएनए क्या किया है, यहां से टर्न लिया है, यानी कि 1 टर्न ऑफ डीएनए की जो दूरी होती है वो कितना होता है, 34 एंगस्ट्रॉम, यानी कि 3.4 नैनोमीटर। जो स्टूडेंट्स हमारा ये डीएनए है, ये क्या किया है, जो एक टर्न यहां से लिया है इसकी दूरी बता रहा है क्या, 1 टर्न ऑफ डीएनए। क्या हुआ, 1 टर्न ऑफ डीएनए की जो दूरी है, जो डायामीटर में क्या है, 34 एंगस्ट्रॉम, यानी कि 34 एंगस्ट्रॉम, या फिर अगर नैनोमीटर में लेंगे तो 3.4 नैनोमीटर है। तो आप लोग यहाँ पे देख लिए, जो बेस पेयर है उनके बीच की जो दूरी कितनी है, 3.4 एंगस्ट्रॉम। और आपने ये भी समझ लिया, एडेनिन, थाइमिन के बीच क्या होते हैं, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, ग्वानिन और साइटोसिन के बीच 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। क्यों ये होते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स आपको पता है बेस पेयर के बीच क्या होता है, जो दोनों बेस होते हैं उनके बीच कौन सा बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। बट अगर पूछता है कि एडेनिन, थाइमिन के बीच, तो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, और ग्वानिन, साइटोसिन के बीच तो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब स्टूडेंट्स क्या कह रहा है इसमें। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वंशागति का क्रोमोसोमवाद किसने दिया। कह रहा है स्टूडेंट्स, वंशागति का क्रोमोसोमवाद किसने दिया। स्टूडेंट्स आपको बता दें, क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्टूडेंट्स ये मॉडल पेपर है, 2025 का मॉडल पेपर है। स्टूडेंट्स इसमें अधिकतर क्वेश्चन इसके बेसिस पे ही आएंगे, कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होंगे कि एज इट इज सेम आ जाएंगे। तो स्टूडेंट्स इसको अच्छे से आप पढ़िएगा, अच्छे से नोट भी करते जाइएगा, और प्रैक्टिस एकदम धुआंधार करिएगा कि एग्जाम में जाकर इस बार एकदम नंबर 1 में आइए, और एकदम अच्छे से प्रिपरेशन भी करते रहिए। तो स्टूडेंट्स कह रहा है कि वंशागति का क्रोमोसोमवाद किसने दिया, तो वाल्टर सटन और थियोडोर बावेरी ने वंशागति का क्रोमोसोमवाद या सिद्धांत प्रस्तुत किया। जीन के युग्म गुणसूत्र युग्म के समान होते हैं। जीन के युग्म गुणसूत्र क्या होते हैं, जीन के युग्म गुणसूत्र युग्म के समान होते हैं। एक एलील के दोनों जीन समजात गुणसूत्र पर समजात स्थान पर स्थित होते हैं।
सटन के गुणसूत्र विसंयोजन को मेंडल के नियमों के साथ मिलाकर वंशागति का क्रोमोसोमवाद प्रस्तुत किया। सटन ने क्या किया, गुणसूत्र विसंयोजन को मेंडल के नियमों के साथ मिलाकर वंशागति के क्रोमोसोमवाद को क्या किया, दिया या फिर प्रस्तुत किया। अगला क्वेश्चन कह रहा है स्टूडेंट्स कि टेपिटम परत का क्या कार्य होता है। जैसा कि स्टूडेंट्स अगर आप लोग एंथर का ट्रांसफर सेक्शन करते हैं, एंथर रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में आपको पढ़ाया जाता है, अगर एंथर का आप लोग ट्रांसफर सेक्शन करते हैं तो आप देखे होंगे उसमें जो उसके लेयर होते हैं, एपिडर्मिस, इंडोथीसियम, टेपेटम, इसमें आता है मिडिल लेयर। तो स्टूडेंट्स कह रहा है इसमें कि जो हमारा टेपेटम जो लेयर होता है आखिर में वो करता क्या है, उसमें जो कह रहा है तो आप देख रहे होंगे हमारा क्या है, हमारा सबसे बाहरी एपिडर्मिस, उसके बाद इंडोथीसियम, उसके बाद होता है मिडिल लेयर, उसके लास्ट में एकदम होता है हमारा टेपेटम। यहाँ पे देख रहे होंगे स्टूडेंट्स टेपेटम दिखाई दे रहा है। तो स्टूडेंट्स कह रहा है कि टेपेटम जो होता है वो क्या काम करता है हमारे इसमें। तो स्टूडेंट्स कह रहा है कि टेपेटम जो है पोषक कोशिकाओं की एक विशेष परत है जो फूल वाले पौधों के पराग कोश के भीतर बीजाणुजन्य ऊतक और पराग कोश की दीवार के बीच पाई जाती है। टेपेटम पराग कणों के पोषण और विकास के लिए आवश्यक है, साथ ही पराग आवरण के अग्रदूतों का स्रोत भी है। तो स्टूडेंट्स एंथर जो है उसके जो अंदर पराग कण जो होते हैं वो क्या करता है, जो कह रहा है इसमें कि बीजाणुजन्य यानी कि जो जन्म ले रहे हैं या फिर जो जन्म होने वाले हैं उनको क्या करता है, पोषण प्रदान करता है और क्या करता है, एक अग्रदूत का भी काम करता है, यानी कि एक आवरण का भी काम करता है, यानी कि उसको प्रोटेक्शन भी प्रदान करता है, एक अग्रदूत का भी काम करता है। तो स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन आइए अब देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आर्किड पौधा, जो आर्किड का पौधा है आम के पेड़ की शाखा पर उग रहा है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये जो आर्किड का पौधा है ये क्या कर रहा है, आम के पेड़ की शाखा पे क्या कर रहा है, उग रहा है। तो आर्किड और आम के पेड़ के बीच पारस्परिक क्रिया को आप कैसे स्पष्ट करेंगे, यानी कि जो इन दोनों के बीच पारस्परिक क्रिया हो रही है वो बोल रहा है कि आप उसको कैसे स्पष्ट करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स कह रहा है कि आम के पेड़ की शाखा पर, जो आम के पेड़ की शाखा होती है, कह रहा है शाखा पर उगने वाला आर्किड एक एपिफाइट है। एपिफाइट का मतलब क्या होता है, आइए देखते हैं। एपिफाइट्स दूसरे पौधों पर उगने वाले पौधे हैं, यानी कि एपिफाइट किसे बोलेंगे, ये क्या करता है, दूसरे पौधों पे उगता है, उगेगा बट उसको क्या करता है, नुकसान ज्यादा नहीं पहुंचाता है, ज्यादा का नुकसान पहुंचाता ही नहीं है। आइए देखते हैं, इसमें दिया भी है आंसर में, जो उनसे क्या करता है, पोषण प्राप्त नहीं करता है, इसलिए आम के पेड़ और आर्किड के बीच का संबंध स्वभोजिता का एक उदाहरण है, जहां एक प्रजाति को लाभ मिलता है जबकि दूसरी प्रजाति क्या रहती है, अप्रभावित रहती है। यानी कि क्या है, आर्किड का पौधा आम के शाखा पे क्या किया है, उगा है, तो उसको तो फायदा हुई, लेकिन आम के पौधा का क्या हुआ, कोई भी प्रभाव नहीं हुआ, यानी कि कुछ भी नुकसान नहीं हुआ और वो क्या हुआ, अप्रभावी रहा। यानी कि एक का लाभ हुआ और एक क्या रहा, अप्रभावी रहा, यानी कि उसको कुछ नुकसान भी नहीं हुआ, उसपे कोई प्रभाव भी नहीं पड़ा। तो स्टूडेंट्स अतः उपरोक्त अंतः क्रिया में आर्किड को लाभ होता है क्योंकि उसे सहारा मिलता है, जबकि आम का पेड़ अप्रभावित रहता है। स्टूडेंट्स आर्किड का पौधा क्या करता है, आम की शाखाओं से सहायता लेता है और आम का पेड़ क्या रहता है, अप्रभावित रहता है, यानी कि इस पे किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता है। अगला क्वेश्चन आइए देखते हैं स्टूडेंट्स, कह रहा है कि डीएनए तथा आरएनए में कौन सी शर्करा होती है। तो सबसे पहले आपको बता दें स्टूडेंट्स, डीएनए का फुल फॉर्म अगर आपको पता होगा तो डीएनए का फुल फॉर्म अगर आप जान रहे होंगे और आरएनए का फुल फॉर्म जान रहे होंगे तो आपको पूरी अच्छी तरह से पता चल जाता है। इसका फुल फॉर्म अगर पता है तो आप डीएनए और आरएनए का क्या कर सकते हैं, उसमें क्या शर्करा होती है आप बता सकते हैं। तो स्टूडेंट्स डीएनए का जो फुल फॉर्म होता है, स्टूडेंट्स इसके साथ साथ आपको ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि डीएनए का फुल फॉर्म बताइए या पूरा नाम बताइए। डीएनए का जो फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, क्या होता है, डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड। और आरएनए का क्या होता है, राइबोस
न्यूक्लिक एसिड। क्या होता है? राइबोस न्यूक्लिक एसिड। यानी कि स्टूडेंट्स आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि इसमें कौन सा इसमें कौन सा शर्करा, कौन सा शुगर पाया जा रहा होगा। तो इसको नाम से ही पता चल रहा है स्टूडेंट्स कि इसमें क्या पाया जाएगा? डीऑक्सीराइबोस पाया जाएगा। और इसमें क्या पाया जाएगा? राइबोस शुगर पाया जाएगा, राइबोस शर्करा पाया जाएगा। तो यानी कि स्टूडेंट्स डीएनए में डीऑक्सीराइबोस शर्करा पाई जाती है और आरएनए में राइबोस शर्करा पाई जाती है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है स्टूडेंट्स विसंक्रमण पर टिप्पणी लिखिए। कह रहा है, आइए समझते हैं। कह रहा है कि वह कोई भी प्रक्रिया हो जिसके द्वारा संक्रामक एजेंटों जैसे कवक, जीवाणु, विषाणु, बीजाणु आदि को मार दिया जाता है। यानी क्या कर दिया जाता है? इन सभी जो जीवाणु है, कवक है, विषाणु है, उनको क्या कर दिया जाता है? मार दिया जाता है या फिर खत्म कर दिया जाता है। विसंक्रमण कहलाती है। यानी कि इन सभी को क्या करना? खत्म करना क्या कहलाता है? विसंक्रमण कहलाता है। यह क्रिया गर्म करके, ठंडा करके या रासायनिक प्रक्रिया उच्च दाब आदि द्वारा संपादित की जाती है। यानी कि स्टूडेंट्स गर्म करके, ठंडा करके, उच्च दाब करके, रासायनिक अभिक्रिया करके, यानी कि स्टूडेंट्स किसी तरह भी उसको क्या करना है? मारना है। वही क्या कहलाती है? विसंक्रमण कहलाती है। अब स्टूडेंट्स लघुत्तरीय का दूसरा पार्ट आता है। आइए देखते हैं। एक संकर क्रॉस का प्रयोग करते हुए प्रभाविता के नियम की व्याख्या कीजिए। स्टूडेंट्स बहुत ही लाजवाब, बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और लगता है कि हर एग्जाम में ये आता ही है। कोई ऐसा एग्जाम नहीं होगा यूपी बोर्ड का जिसमें क्वेश्चन ना पूछा हो। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन की एक मैंने बहुत ही, यानी कि मेंडल के जो तीनों नियम है, इसका वीडियो मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से दे दिया है। तो स्टूडेंट्स इसको जाके वहां से भी एक बार आप पढ़ सकते हैं। बस यहाँ पे मैं आपको क्रॉस करके बता देता हूं कि ऐसा क्या हुआ था कि इसको क्या किया गया? एक संकर क्रॉस को प्रभाविता का नियम बोला गया। तो स्टूडेंट्स आपको बता दें, मेंडल ने इसमें क्या किया था? शुद्ध लंबा और शुद्ध बौना पौधे को लिया था। जब उसमें क्रॉस कराया था तो प्रथम पीढ़ी में क्या हुआ था? संकर लंबा पौधा, यानी कि लंबेपन का प्रभाव दिखा, इसलिए इस नियम को क्या कह दिया गया? प्रभाविता का नियम कह दिया गया। तो कह रहा है इसमें कि एक संकर क्रॉस को, यानी कि स्टूडेंट्स मोनो हाइब्रिड क्रॉस को क्या कीजिए? प्रभाविता के नियम की व्याख्या कीजिए। यानी कि प्रभाविता का नियम और जो उसका सेकंड नियम पृथक्करण का नियम होता है, ये दोनों क्या होते हैं? मोनो हाइब्रिड क्रॉस के अंदर आते हैं, यानी कि एक संकर संकरण के अंदर आते हैं। तो स्टूडेंट्स इसमें बस एक ही पूछा है कि प्रभाविता के नियम को बताइए, यानी कि उसमें प्रभाविता के नियम में। तो स्टूडेंट्स उन्होंने क्या किया था? कैपिटल टी, स्मॉल टी पौधे को लिया था। जब दोनों क्या थे? होमोजाइगस कंडीशन में थे, यानी कि ये क्या था? पेरेंटल जनरेशन था। और जब दोनों होमोजाइगस में थे तो एक टी क्या हो गया? आधा हो गया। इसमें भी एक टी क्या हो गया? आधा हो गया। और जब इन दोनों में क्रॉस कराया गया तो प्रथम पीढ़ी में क्या हुआ? F1 में क्या दिखा? F1 में कैपिटल टी, स्मॉल टी, यानी कि स्टूडेंट्स कौन सा पौधा दिखा? संकर लंबा। यानी कि स्टूडेंट्स ये हाइब्रिड होने के बाद भी क्या हुआ? इसमें लंबेपन का प्रभाव दिखा, इसलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रभाविता का नियम कहते हैं। स्टूडेंट्स इसका पूरा उत्तर आपको इसके पीछे एक वीडियो दी जा चुकी है, एक नहीं 2-3 वीडियो दिए गए हैं जिसमें क्वेश्चन हर बार आया है। स्टूडेंट जैसा कि आप लोग जान रहे हैं यूटीएस करियर इंस्टीट्यूट के चैनल पे साइंस हो या फिर मैथ हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए जाते हैं। ये हर क्वेश्चन में जो भी क्वेश्चन दिया गया है उस हर क्वेश्चन में ये क्वेश्चन एक बार जरूर पूछा है। तो स्टूडेंट्स इसको तो एकदम इंपॉर्टेंट लगा ही लीजिए 5 स्टार में, क्योंकि स्टूडेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो स्टूडेंट्स इसको जाके एक बार वहां से भी पढ़ सकते हैं आप, क्योंकि स्टूडेंट्स पढ़ा दिया हूं, थोड़ा सा लंबा है क्वेश्चंस का आंसर, क्योंकि अभी को भी पता है कि आप लोग लघुत्तरी में एंट्री मार चुके हैं। तो स्टूडेंट्स लघुत्तरी में अगर एंट्री मार चुके हैं मॉडल पेपर के लघुत्तरीय प्रश्न में, तो स्टूडेंट्स लघुत्तरी यानी कि लघु, थोड़ा सा तो इसको लिखना पड़ेगा, नंबर पाना है स्टूडेंट्स। 3 नंबर अगर पाना है तो कुछ तो लिखना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स इसको जाके आप लोग वहां से भी एक बार पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है स्टूडेंट्स? कह रहा है कि निम्नलिखित में विभेद कीजिए, यानी कि स्टूडेंट्स सहज जन्मजात और उपार्जित प्रतिरक्षा।
क्या कह रहा है? सहज जन्मजात और उपार्जित प्रतिरक्षा। कह रहा है स्टूडेंट्स, जन्मजात प्रतिरक्षा वह प्रतिरक्षा है जो जन्म से ही मौजूद होती है। स्टूडेंट्स, वह प्रतिरक्षा जो क्या होती है, जन्म से ही मौजूद रहती है, उस प्रतिरक्षा को सहज जन्मजात प्रतिरक्षा कहते हैं। और कह रहा है स्टूडेंट्स, जबकि अर्जित प्रतिरक्षा वह प्रतिरक्षा, यानी कि अर्जित यानी कि उपार्जित प्रतिरक्षा वह प्रतिरक्षा है जो किसी व्यक्ति में किसी रोगाणु के संपर्क में आने के बाद या टीकाकरण के माध्यम से विकसित होती है। यानी कि स्टूडेंट्स, प्रतिरक्षा यानी कि सुरक्षा प्रदान करना, यानी कि वह प्रतिरक्षा जो जन्म से ही होती है वो क्या होती है? सहज जन्मजात प्रतिरक्षा कहलाती है। और जो प्रतिरक्षा टीका के द्वारा या फिर कह रहा है कि किसी रोगाणु के संपर्क में आने के बाद या फिर टीकाकरण के माध्यम से होता है या फिर विकसित होता है, उसे क्या कहते हैं? उपार्जित प्रतिरक्षा कहते हैं। अब अगला कह रहा है इसमें सक्रिय और निष्क्रिय प्रतिरक्षा, यानी कि स्टूडेंट्स कह रहा है जब हमारी अपनी प्रतिरक्षा प्रणाली हमें किसी बीमारी से क्या करे? बचाने के लिए जिम्मेदार होती है। यानी कि स्टूडेंट्स, हमारी इम्यूनिटी सिस्टम यानी कि जो अपनी प्रतिरक्षा प्रणाली है वो क्या करे? हमें खुद से बचाए, तब उसे क्या कहते हैं? सक्रिय प्रतिरक्षा कहते हैं। तो इसे सक्रिय प्रतिरक्षा कहा जाता है। निष्क्रिय प्रतिरक्षा तब होती है जब हम किसी अन्य व्यक्ति की प्रतिरक्षा द्वारा किसी बीमारी से सुरक्षित रहते हैं। यानी कि स्टूडेंट्स, जो अपनी इम्यूनिटी सिस्टम क्या करती है? हमें बचाती है, तो वो क्या है? सक्रिय प्रतिरक्षा है। और जब अपनी रक्षा क्या करते हैं? किसी दूसरे से कह रहा है कि किसी दूसरे अन्य व्यक्ति के प्रतिरक्षा द्वारा करते हैं, किसी बीमारी से सुरक्षित रहते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है स्टूडेंट, देखिएगा कि मानव में मादा प्रजनन तंत्र का वर्णन कीजिए। तो स्टूडेंट्स कह रहा है कि मानव में मादा प्रजनन तंत्र का वर्णन कीजिए। तो स्टूडेंट्स, आपको पता होगा ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर इस चैनल पे पीछे कुछ वीडियो है उसमें दिए जा चुके हैं। तो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर को पूरा वन शॉट में पढ़ाया गया है कि कहां से बेबी जन्म लेता है, कहां से गैमिट होते हैं, कहां से गैमिटोजेनेसिस होती है और कहां पे पार्चुरेशन की क्रिया होता है, सब पढ़ा दिया गया है। इसको एक बार जाके आप पढ़ लीजिएगा। आइए यहाँ पे बस इसे समझ लेते हैं। एक कह रहा है स्टूडेंट्स, एक क्या है हमारा? बीजांड कोश, यानी कि स्टूडेंट्स हमारा क्या है? ओवरी यानी कि अंडाशय है। एक क्या है? बीजांड वाहिनी यानी कि फैलोपियन ट्यूब। ये क्या है? गर्भाशय यानी कि यूट्रस है। ये स्टूडेंट्स, यूट्रस के 3 लेयर होते हैं। यूट्रस पे जो स्टूडेंट्स मेंस्ट्रुअल साइकिल में भी बहुत ज्यादा मदद करते हैं। तो स्टूडेंट्स, पहला क्या होता है? सबसे बाहर वाला पेरीमेट्रियम। क्या होता है? पेरीमेट्रियम। उसके अंदर वाला क्या होता है स्टूडेंट्स? मायोमेट्रियम। और सबसे अंदर वाला लेयर क्या होता है? उसका नाम होता है इंडोमेट्रियम। यानी कि स्टूडेंट्स, ये क्या है? गर्भाशय ग्रीवा, यानी कि क्या है? कैनाल है, जो सर्वाइकल कैनाल होता है। और स्टूडेंट्स, ये हमारी योनि यानी कि क्या है? वजाइना है। क्या है? वजाइना है। यानी कि स्टूडेंट्स, आप देख लिए मानव में मादा प्रजनन तंत्र का वर्णन कीजिए। स्टूडेंट्स, अगर आप लोग इसको एकदम आसान तरीके से बनाना चाहते हैं तो इसको आप लोग अच्छे तरीके से एकदम बना सकते हैं। एकदम आसान डायग्राम इसको बनाना है तो आप बना सकते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स इसको बिना प्रैक्टिस का तो ये डायग्राम कभी आने वाला नहीं है। स्टूडेंट्स, इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा आप अच्छे से कि अच्छा और शानदार बने। प्रैक्टिस करेंगे तो एकदम अच्छे से बन जाएगा, आसानी तरीके से बन जाएगी। तो इसको स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन है इसको एकदम समझ लीजिए। क्वेश्चन हर साल दीर्घ उत्तरी में या फिर लघु उत्तरी में 3 नंबर में या फिर 5 नंबर में जरूर आता है। मानव में मादा जनन तंत्र हो या फिर नर जनन तंत्र हो। तो आइए स्टूडेंट्स, अब देखते हैं अगला क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा। कह रहा है कि एंटीबायोटिक पर टिप्पणी लिखिए। तो स्टूडेंट्स, आपको ही पता है एंटीबायोटिक क्या होती है। जाते हैं अगर आप मेडिकल पे तो डॉक्टर कुछ दवाइयों के साथ एंटीबायोटिक भी आपको देता है, तो आपको ही पता है एंटीबायोटिक क्या करते होंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर जिसको नहीं पता है आइए देखते हैं। कह रहा है कि एंटीबायोटिक्स ऐसी दवाइयां होती हैं
जिनका उपयोग जीवाणु संक्रमणों के उपचार के लिए किया जाता है। ये वायरल संक्रमण और ज्यादातर अन्य संक्रमणों के खिलाफ प्रभावी नहीं है। एंटीबायोटिक्स या तो बैक्टीरिया को मारते हैं या उन्हें प्रजनन करने से रोकते हैं, जिससे शरीर की प्राकृतिक सुरक्षा उन्हें खत्म कर सकती है। देखते हैं स्टूडेंट्स, अगर आप मेडिकल पे कोई दवा लेने जाते हैं तो उसके साथ एंटीबायोटिक जरूर खिलाया जाता है कि उस बीमारी के साथ साथ जो बाहरी बैक्टीरिया भी हो वो क्या करें, शरीर पे अटैक न कर पाए। इसलिए एंटीबायोटिक भी आपको दी जाती है कि अगर कोई बैक्टीरिया भी होगा तो क्या हो जाएगा, मर जाएगा, और जो दवा दी गई है उससे वो बीमारी भी आपकी सही हो जाएगी। अगला क्वेश्चन कह रहा है, आइए देखते हैं, ये हमारे कुछ एंटीबायोटिक्स हैं, आप लोग देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि टिप्पणी लिखिए किस पे, पीसीआर पे और प्रतिबंध एंजाइम पे, यानी कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन पे। कह रहा है कि एक ऐसी विधि है जिसका व्यापक रूप से एक विशिष्ट डीएनए नमूने की लाखों से लेकर अरबों प्रतियां क्या की जाती है, उपयोग किया जाता है, जिससे वैज्ञानिक को विस्तृत अध्ययन करने के लिए डीएनए का एक बहुत छोटे नमूने या उससे एक को पर्याप्त बढ़ाने की अनुमति मिलती है। स्टूडेंट्स क्या करता है, इसमें छोटा डीएनए लेकर उसको क्या करता है, पर्याप्त मात्रा में बढ़ाने की अनुमति मिलती है। अगला कह रहा है स्टूडेंट्स प्रतिबंध एंजाइम। कह रहा है कि प्रतिबंध वाले एंजाइम, प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज, आरईएज, ईएनएज एंड रिस्ट्रिक्टेज एक ऐसा एंजाइम है जो प्रतिबंध साइटों के रूप में ज्ञात अणुओं के भीतर विशिष्ट पहचान स्थलों पर या उनसे निकट डीएनए को टुकड़े में विभाजित कर देता है। प्रतिबंधन एंजाइम व्यापक एंडोन्यूक्लियेज समूह के एंजाइमों का एक वर्ग है। जैसा कि स्टूडेंट्स अभी इसके पहले एक क्वेश्चन में आया था कि एंजाइम जो डीएनए को क्या करते हैं, तोड़ देते हैं, तो आपको मैं बताया हूं स्टूडेंट्स रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यानी कि उसी को बोलते हैं प्रतिबंध एंजाइम। तो आपको बताया हूं रेस्ट्रिक्शन जो एंजाइम होता है वो दो प्रकार का होता है। क्या होता है, एक्सोन्यूक्लियेज और क्या है, एंडोन्यूक्लियेज। तो आपको बताया हूं एंडोन्यूक्लियेज क्या करता है, एंडो यानी कि अंदर, यानी कि डीएनए को क्या करता है, बीच से तोड़ देता है, और जो एक्सो होता है वो क्या है, एक्सो मतलब बाहर की तरफ, ये क्या करता है, बाहर से क्या करता है, तोड़ देता है। तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में अंतर कीजिए। पहला कह रहा है विदलन और समसूत्री विभाजन। तो स्टूडेंट्स देखते हैं, स्टूडेंट्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग नोट भी करते रहिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें आशा है कि मैक्सिमम क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो उससे, और जो मैं अपने चैनल पे करवाता हूं उससे मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको जरूर इस बार 2025 में देखने को मिल जाएंगे। तो स्टूडेंट्स हमारे द्वारा कराए गए सभी क्वेश्चंस को आप अच्छे से देखते रहिए, अच्छे से समझते रहिए। आइए देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि विदलन में कोशिकाओं का आकार छोटा होता चला जाता है। स्टूडेंट्स विदलन में कोशिकाओं का आकार क्या होता है, छोटा होता चला जाता है, और समसूत्री में इससे बनने वाली कोशिकाओं का आकार छोटा नहीं होता है। यह युग्मनज या अनिषेचित अंडे में होता है, यह अधिकांश कायिक कोशिकाओं में होता है। कह रहा है कि विदलन के कोशिका विभाजन के पश्चात इंटरफेज तथा वृद्धि काल नहीं होता है। अगर आप लोग सेल साइकिल, सेल डिवीजन पढ़े होंगे तो आपको ये चीजें पता होंगी। अगला क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है, समसूत्री में कह रहा है इसमें प्रत्येक कोशिका विभाजन के बाद इंटरफेज तथा वृद्धि काल होता है। विदलन में, अब विदलन क्या कह रहा है, विदलन में डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल शीघ्रता से बनता है। इसमें क्या कह रहा है, इसमें डीएनए बनने की क्रिया धीमी होती है। और विदलन में अब अगला क्या कह रहा है, विदलन में कोशिका विभाजन बहुत तेजी से होता है। सेल साइकिल और सेल डिवीजन पढ़े होंगे तो सेल डिवीजन और उसका विभाजन जो होता है किसमें तेजी से होता है, आपको अच्छे तरीके से पता होगा। कह रहा है समसूत्री विभाजन में कोशिका विभाजन कम तेजी से होता है, यानी कि विदलन में तेजी से होगा और समसूत्री में क्या होगा, थोड़ा कम तेजी से होता है। ऑक्सीजन का प्रयोग प्रचुर मात्रा में होता है और इसमें ऑक्सीजन का प्रयोग कम मात्रा में होता है।
तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं हम अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रभाविता और अप्रभाविता। उसी में कहा है स्टूडेंट्स प्रभाविता और अप्रभाविता किसे कहते हैं। कह रहा है कि वह युग्म विकल्पी जीन जो अपने आप को प्रदर्शित करती है प्रभावी कहलाती है। यानी कि स्टूडेंट्स मेंडल के नियम में प्रथम नियम में आपको बताया गया है जो लक्षण प्रथम पीढ़ी में क्या करती है अपना प्रभाव दिखा देती है उसे क्या कहते हैं प्रभावी कहते हैं, और जो अपना प्रभाव प्रथम पीढ़ी में नहीं दिखा पाती है अपने द्वितीय पीढ़ी में दिखाती है उसे क्या कहते हैं अप्रभावी कहते हैं। तो जैसा कि आप लोग इसके पहले मैं भी वो क्रॉस करवाया भी हूं तो आप लोग देखे होंगे फर्स्ट पीढ़ी में F1 में क्या मिला था कैपिटल टी और स्मॉल टी मिला था। यानी इसमें लंबापन क्या किया है अपना प्रभाव दिखा दिया है और बौनापन क्या है इसमें लंबापन क्या किया है अपना प्रभाव दिखा दिया है और बौनापन नहीं दिखा पाया है। बौनापन द्वितीय पीढ़ी में दिखाएगा इसलिए लंबापन क्या हो जाता है प्रभाविता हो जाता है और बौनापन अप्रभाविता हो जाता है। तो कह रहा है वह विकल्पी जीन जो अपने आप को प्रदर्शित करती है प्रभावी कहलाती है। यानी कि जो अपने आप को प्रदर्शित कर दिया वो क्या कहलाएगा प्रभावी कहलाएगा। और एक क्या कह रहा है वह जीन जिसके लक्षण प्रभावी की उपस्थिति में छुप जाते हैं। यानी कि आप देख रहे होंगे यहाँ पे प्रभावी तो उपस्थित है लेकिन उसके बाद भी उसका लक्षण क्या किया है छुप गया है। आप देख रहे होंगे इसमें कैपिटल टी और स्मॉल टी में प्रभावी लक्षण के आगे इसका लक्षण क्या हो गया है छिप गया है। कह रहा है कि प्रथम संतति अगला कह रहा है कि प्रथम संतति पीढ़ी में प्रदर्शित होने वाले लक्षण प्रभावी कहलाते हैं। आपको मैंने पहले ही बता दिया है कि फर्स्ट पीढ़ी में जो लक्षण अपना दिखा देगा वह क्या है प्रभावी है और जो ना दिखा पाए वो क्या है अप्रभावी है। अप्रभाविता में कह रहा है स्टूडेंट्स ए अद्वितीय संतति पीढ़ी F2 में प्रदर्शित होते हैं इसलिए इन्हें क्या कहते हैं अप्रभावी कहते हैं। यानी कि स्टूडेंट जो बौनापन होता है अपना लक्षण द्वितीय पीढ़ी में दिखाता है तो स्टूडेंट्स जो लक्षण अपना प्रथम पीढ़ी में दिखा दे उसे क्या कहते हैं प्रभावी लक्षण या फिर प्रभाविता, और जो लक्षण अपना द्वितीय पीढ़ी में या फिर प्रथम पीढ़ी में ना दिखा पाए उसे क्या कहते हैं अप्रभाविता। आइए स्टूडेंट्स देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है कि हमारे समाज में लड़कियां पैदा होने पर केवल दोष महिलाओं को दिया जाता है, बताएं कि यह क्यों सही नहीं है। तो स्टूडेंट्स इस टॉपिक पे एक मैं आपको पहले ही बता दिया हूं लिंग निर्धारण जो टॉपिक है इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है कि या तो डायरेक्ट इससे क्वेश्चन पूछ देगा या तो आपसे कहेगा ऐसे ही क्वेश्चन पूछ देता है कि बताइए लड़कियां जो होती हैं वो जन्म लेती हैं तो क्यों महिलाओं को ही ज्यादा दोष दिया जाता है। तो स्टूडेंट्स आपको बता दें इसमें महिलाओं की थोड़ी सी भी गलती नहीं होती है। आइए इसको समझते हैं, अपने भाषा में इसको बना के आप लोग लिख लीजिएगा। और इस टॉपिक को मैंने समझा भी दिया है क्यों महिलाओं का दोष नहीं होता है, उस वीडियो को वो भी एक बार आप जाके जरूर देख लीजिएगा। क्योंकि स्टूडेंट्स इसके पहले भी एक क्वेश्चन आया था कि देखिए जैसा कि आप लोग जानते हैं महिलाओं में यक्स यक्स होता है लिंग गुणसूत्र और पुरुषों में यक्स वाई होता है। तो जब यक्स यक्स क्रॉस करती है जब यक्स यक्स क्रॉस करती है यानी कि आने वाली पीढ़ी में क्या एकदम अच्छी सुंदर लड़की जन्म लेगी, और जब यक्स और वाई क्रॉस करते हैं तो क्या होगा आने वाला पीढ़ी में एक अच्छा नन्हा मुन्ना खेलता हुआ क्या एक बॉय जन्म लेता है। तो स्टूडेंट्स आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पे क्या है यहाँ पे गर्ल जन्म लेगी। और स्टूडेंट्स अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे क्रॉस मैं कराया हूं तो आपको पता होगा कि फीमेल तो कभी कुछ नहीं कर सकती है स्टूडेंट्स, क्योंकि इसमें क्या है यक्स यक्स है, और जो भी बदलाव होना है वो किसके कारण होगा मेल के कारण ही होगा। क्योंकि आप देख रहे होंगे कि यह वाई जो लिंग गुणसूत्र है वो मेल में होता है और जो यक्स यक्स होता है वो किस में होता है फीमेल में होता है। तो इसलिए स्टूडेंट्स वाई जब चेंज कर देगा तो तुरंत ऑफस्प्रिंग की भी क्या हो जाएगी चेंज हो जाएगी, यानी कि ऑफस्प्रिंग जो है वो लड़का जन्म लेगा कि लड़की जन्म लेगी। तो स्टूडेंट्स इस पे पूरा वीडियो मैंने 45 मिनट से 1 घंटे की वीडियो लिंग निर्धारण में बताया है, उसको जाके एक बार जरूर देख लीजिएगा उसको। और ऐसे मैंने क्रॉस करके भी बताया है और पूरा अच्छे से समझाया है कि वहां पे महिलाओं का दोष क्यों नहीं होता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे भी आपको समझ में आ रहा होगा महिलाएं थोड़ी सी भी दोषी नहीं होती हैं, अगर थोड़ी बहुत गलती है तो मेल का ही है। गलती तो स्टूडेंट किसी का नहीं होता है, नेचर जिसके साथ जो भेजा है वो होता है। बट स्टूडेंट्स हमारे समाज में ऐसा हो गया है कि जिस घर में आज 3 से 4 लड़कियां हो जाती हैं
उस अगर वाइफ है तो उसका हस्बैंड क्या करता है, अपनी वाइफ को ही दोषी ठहराता है। क्योंकि स्टूडेंट्स अगर पढ़ा होता तो उसे पता जरूर होता, अगर नहीं पढ़ा है तभी दोषी वो ठहराता है। तो स्टूडेंट्स ऐसे ऐसे चीजों को शेयर सबके पास करनी चाहिए कि जो हमारे समाज में ऐसी मतलब ना समझ की जो बातें हैं वो क्या हो सके, दूर हो सके। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, एग्जामिनर का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी होता है, उसका पूछना फर्ज भी होता है कि स्टूडेंट्स इसको पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं। तो स्टूडेंट्स ऐसे क्वेश्चंस को आप लोग अपने तो याद ही रखिए, साथ में सोसाइटी में समाज में क्या करिए, लोगों को शेयर भी कीजिए, बताइए भी कि जो ये समाज की जो बुराइयां हैं दूर हो सके। क्योंकि स्टूडेंट्स अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको तो जरूर पता होगा कि इसमें क्या है, गलती थोड़ी सी भी महिला की नहीं होती है। क्योंकि भाई उसका जो नेचर जो है उसमें यक्स देकर ही भेजा है, और जो भी अगर भेजा है तो यक्स वाई पुरुष में देकर भेजा है। तो अगर वाई चेंज होता है तभी क्या होता है, पूरा खेल पलट जाता है। यानी कि आने वाली पीढ़ी में लड़का अगर जन्म लेना हो तो क्या होगा, पुरुष का वाई आता है और फीमेल का यक्स आता है, और जब लड़की जन्म लेनी हो तो पुरुष का यक्स और महिला का भी यक्स आता है। तो यानी कि स्टूडेंट्स फीमेल का थोड़ी सी भी गलती नहीं होती है, महिलाओं की थोड़ी सी भी गलती नहीं होती है। तो स्टूडेंट्स आइए चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है जीवाणु की लिप्यंतरण क्रिया समझाइए। जीवाणु में लैंगिक प्रजनन की विधि द्वारा रूपांतरण की खोज ग्रिफिथ ने सन 1928 ईस्वी में की थी। इस विधि में एक जीवाणु किसी बाह्य माध्यम से डीएनए का अवशोषण करता है, उसका अवशोषण करके वह आनुवंशिक स्वरूप में परिवर्तन कर लेता है। लैंगिक प्रजनन वह विधि होती है जिसमें दो युग्मक मिलकर एक युग्मनज का निर्माण करते हैं। तो स्टूडेंट्स कह रहा है कि जीवाणु में लैंगिक प्रजनन की विधि द्वारा रूपांतरण की खोज ग्रिफिथ ने सन 1928 ईस्वी में की थी। इस विधि में क्या होता है, इस विधि में एक जीवाणु किसी भी बाह्य माध्यम से यानी कि बाहरी माध्यम से डीएनए का अवशोषण करता है। किसी बाहरी माध्यम से क्या कर लेगा, डीएनए को अवशोषित कर लेगा, उसका अवशोषण करके वह आनुवंशिक रूप में क्या करता है, परिवर्तन कर लेता है। आइए देखते हैं स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र का स्वच्छ एवं नामांकित चित्र बनाइए। तो स्टूडेंट्स मलेरिया आप भी जानते हैं एक प्रकार का क्या है, बुखार में आता है। तो स्टूडेंट्स कह रहा है कि जो है मलेरिया परजीवी उसका क्या कीजिए, जीवन चक्र बताइए। तो स्टूडेंट्स कह रहा है इसमें जब मच्छर दूसरे मानव को काटता है तब जीवाणु काटने के साथ मानव के शरीर में चले जाते हैं। जब वो मच्छर काटता है तो उसके जो जीवाणु होते हैं वो क्या होते हैं, व्यक्ति के शरीर में या फिर जिसको काटता है उसके शरीर में चले जाते हैं। फिर कह रहा है कि परजीवी जीवाणु रक्त द्वारा व्यक्ति के यकृत में चले जाते हैं, यानी कि लीवर में पहुंच जाते हैं। परजीवी यकृत कोशिकाओं में अलैंगिक रूप से जनन करता है, कोशिका को फोड़ देता है और रक्त में मोचित छोड़ करता है। स्टूडेंट्स इसकी पूरी जीवन चक्र का मैंने पूरा ग्राफ आपको दे दिया है। आप लोग इसको QR कोड मैं बोला हूं कि भेज दूंगा, या भी यहाँ पे वीडियो में आपको यहाँ पे दे भी दूंगा। आप लोग क्या कीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख भी लीजिएगा, और इसका जैसे ही आप लोग इस QR कोड को स्कैन करेंगे हमारे लाइन से पूरी PDF क्या हो जाएगी, आपके सामने प्रेजेंट हो जाएगी। स्टूडेंट्स दोस्तों के बीच उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा, बस लास्ट तक बने रहिएगा। अभी देखते हैं, बहुत ही जबरदस्त अभी क्वेश्चंस आने वाले हैं। दीर्घोत्तरी के क्वेश्चन तो बहुत मस्त है स्टूडेंट्स, आपको सारे आंसर सहित मिलेंगे। बस स्टूडेंट्स आप लोग उसको क्या कीजिएगा, PDF को रखे रहिएगा और लिख के समझ लीजिएगा। स्टूडेंट्स इसको अगर आप समझेंगे तो पूरा अच्छे समझ में आ जाएगा, इसको समझ लीजिएगा। पूरा इसका मैंने ग्राफ आपको दे दिया है। अगर चैप्टर पढ़े होंगे तो थोड़ी बहुत आपको पूरा लिखा हुआ यहाँ पे मिल रहा है, थोड़ी बहुत अगर कोशिश करेंगे तो समझ में पूरा आ जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है स्टूडेंट्स कि मांसाहारी पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। कह रहा है कि मांसाहारी जीव विज्ञान में मांसाहारी की परिभाषा एक ऐसा जीव जो क्या हो, मांस या अन्य जानवरों का मांस खाता है। कुछ मांसाहारी अपने आहार के हिस्से के रूप में, जैसा कि स्टूडेंट्स आप लोग जान रहे हैं मांसाहारी किसे कहते हैं, मांसाहारी यानी कि जो क्या हो, या तो मांस पे या फिर दूसरे जानवरों पे निर्भर हो, उसे क्या कहते हैं, मांसाहारी कहते हैं। आहार के हिस्से के रूप में कुछ पौधों को शामिल कर सकते हैं, लेकिन यह मुख्य हिस्सा नहीं है। हरे पौधों को तो कुछ शामिल कर ही लेते हैं, बट आपको भी पता है
मांसाहारी क्या है, मांसाहारी ही है, उसको हरा कभी पसंद ही नहीं होगा। तो इसलिए वो कह रहा है कि कभी यूज तो कर लेते हैं बट वो प्रमुख हिस्सा नहीं है। सभी मांसाहारी अपने आहार के मुख्य भाग के रूप में मांस खाते हैं। तो सभी मांसाहारी क्या करते हैं, मांस को ही खाते हैं। इसके अंतर्गत सिंह, बाघ, चीता, सील, लोमड़ी, लकड़बग्घा, रीछ आदि जीव आते हैं। इसमें से कुछ आपको सामने दिए गए हैं, आप लोग देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है स्टूडेंट्स, कह रहा है कि क्या सुकेंद्रीय कोशिकाओं में प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस मिलते हैं, स्पष्ट कीजिए। तो स्टूडेंट्स कह रहा है कि नहीं, सुकेंद्रीय कोशिकाओं में प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस नहीं मिलते हैं, ये कुछ जीवाणु में उपस्थित रहते हैं। सन 1963 ईस्वी में ई कोलाई, स्टूडेंट्स नाम याद रखिएगा, ई कोलाई से 2 एंजाइम पृथक किए गए थे। ये जीवाणु भोजी की वृद्धि को रोक देते हैं। इनमें एक एंजाइम डीएनए से मेथिल समूह को जोड़ता है, जबकि दूसरा एंजाइम डीएनए को काटता है। आपको मैं बताया हूं स्टूडेंट्स, एंडोन्यूक्लियस में काटता भी है और स्टूडेंट्स जोड़ने वाले भी एंजाइम होते हैं, जो अभी अगर आगे क्वेश्चंस आता है तो देखते हैं क्या वैसे एंजाइम इसमें दिए हैं। तो स्टूडेंट्स दूसरे एंजाइम को प्रतिबंध एंडोन्यूक्लियस कहते हैं। प्रतिबंध एंडोन्यूक्लियस का उपयोग आनुवांशिक इंजीनियरिंग में डीएनए के पुनर्योगज अणु यानी कि रिकॉम्बिनेंट मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए बनाने में किया जाता है, जिसका निर्माण विभिन्न जीनोमों से प्राप्त डीएनए से मिलकर होता है। स्टूडेंट्स आंसर लघुत्तरीय है, थोड़ा सा बड़ा होगा, अभी इससे बड़ा आपको दीर्घोत्तरीय भी मिलेगा। तो स्टूडेंट्स मैं इसमें ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आप लोग का स्टूडेंट्स, क्योंकि ये लंबे क्वेश्चंस हैं। अगर आप पढ़े होंगे तो पूरा आंसर आपके सामने दिया गया है, आप लोग अगर समझेंगे पढ़े होंगे तो जरूर समझ में आ जाएगा। इन सभी क्वेश्चंस में मैं ज्यादा टाइम नहीं दूंगा आपको, क्योंकि स्टूडेंट वीडियो बहुत लंबी भी हो जाएगी। क्योंकि स्टूडेंट्स ये मॉडल पेपर है, इसको आप अच्छे से अपने मन से भी समझ सकते हैं, क्योंकि आपका एग्जाम नजदीक आ गया है। और एग्जाम नजदीक आ गया तो आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप लोग इस चैप्टर को पढ़ भी चुके होंगे, तो इसको पढ़ाया भी जा चुका होगा। आप अगर कहीं से भी आप पढ़ रहे हो तो पढ़ भी लिए होंगे, और अगर पढ़ना है तो स्टूडेंट्स इसकी सारी वीडियो यूट्यूब चैनल पे दी जा चुकी है। आप लोग एकदम अच्छे से पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और तैयारी करते रहिए, क्योंकि बस आप लोग के पास हमें लगता है सिर्फ 2 महीने से भी कम समय का रह गया है। तो स्टूडेंट्स अच्छे से पढ़ते रहिए, क्योंकि इसमें ज्यादा टाइम दिया नहीं जा सकता है, क्योंकि मॉडल पेपर है स्टूडेंट्स। बस आपको समझाया जा रहा है मॉडल पेपर कैसे आते हैं, और स्टूडेंट्स इसको उत्तर के साथ दिया जा रहा है। सबसे अच्छी बात तो ये है। तो स्टूडेंट्स इस चैनल से जुड़े रहिए, आपको बहुत ही अच्छे अच्छे कंटेंट आपको दिए जाएंगे। और इस वीडियो को क्या कीजिए, अगर अच्छा लग रहा है तो दोस्तों के बीच शेयर जरूर कीजिए। तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। कह रहा है स्टूडेंट्स मनुष्य के नर जनन तंत्र का वर्णन कीजिए। नर जनन तंत्र का वर्णन कीजिए, इसमें शुक्राणु कहाँ संचित रहते हैं। स्टूडेंट्स अब दीर्घोत्तरीय क्वेश्चंस आपके चालू हो गए हैं। तो स्टूडेंट्स ये चैप्टर मतलब जिस भी चैप्टर का ये क्वेश्चंस है, अगर दीर्घोत्तरीय है तो अगर उस चैप्टर आप पढ़े होंगे तो आपको पूरा पता होगा। तो स्टूडेंट्स इसकी वीडियो मैं दिया भी हूं, इसका वीडियो मनुष्य के नर जनन तंत्र का, इसके पीछे कुछ वीडियो दिया हूं, उसमें जाके आप देख लीजिएगा, और डायग्रामेटिकली समझाया भी हूं। तो स्टूडेंट्स इसको जाके आप पीछे से समझ लीजिएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों की विस्तृत व्याख्या कीजिए, इसके पारस्परिक संबंधों का भी वर्णन रेखा चित्र द्वारा कीजिए। आइए देखते हैं इसका आंसर क्या कह रहा है। कह रहा है स्टूडेंट्स सभी पारिस्थितिकी तंत्र में 2 घटक होते हैं। स्टूडेंट्स अगर आप चैप्टर को पढ़े होंगे तो समझ में आएगा। स्टूडेंट्स बहुत ही लंबा लंबा आंसर है, मैं इसको लाकर दे दिया हूं, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अभी आपको लास्ट में QR कोड भी दूंगा, इसका आप लोग स्कैन करके सारे नोट्स को लिख लीजिएगा। और स्टूडेंट्स अगर अच्छा लगे तो दोस्तों के बीच जरूर शेयर कीजिएगा, कि आपके साथ साथ आपके दोस्त की भी सहायता हो सके और वो भी कुछ अच्छा मार्क्स गेन कर सके, और आप भी क्या हो अच्छे नंबर पाए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा, और उसके साथ साथ QR कोड भी आप शेयर कर सकते हैं, कि बच्चा क्या करे, स्टूडेंट क्या करे, हमारे नोट्स से आंसर को पाए और इसको समझे, और अपने भी दोस्तों के पास वो भी क्या करे, शेयर करे। तो स्टूडेंट्स इसको आप लोग लिख लीजिएगा। आइए अब समझते हैं अगला क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है स्टूडेंट्स
कि पुनर्योगज डीएनए तकनीक क्या है, इस तकनीक का इंसुलिन उत्पादन विधि का वर्णन कीजिए, अथवा अनुवांशिक कूट क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। आपको स्टूडेंट्स अथवा अथवा करके क्वेश्चन आएगा, दोनों में से कोई एक करना रहेगा। तो स्टूडेंट्स इसके भी आंसर आप देख लीजिए। आप लोग वीडियो को पॉज करके लिख भी सकते हैं, नहीं तो अगर लास्ट में मैं क्यूआर कोड दूंगा उसको क्या कीजिएगा, स्कैन करके सारे पीडीएफ को प्राप्त कर लीजिएगा। और अच्छा लगेगा वीडियो और पीडीएफ तो दोस्तों के बीच जरूर शेयर कीजिएगा कि आपके साथ साथ दोस्तों की भी मदद हो सके। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं पुनर्योगज डीएनए तकनीक क्या होती है। चैप्टर को अगर पढ़े हैं तो आपको पूरा अच्छे से समझ में आएगा, मैंने इसमें पूरा दे दिया है। अगले का उत्तर देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है अनुवांशिक कूट का जो उत्तर है आप समझ सकते हैं 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 पॉइंट में मैंने इसका आंसर दिया है, आप लोग समझ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि बायोगैस क्या है, एक प्रारूप बायोगैस संयंत्र का चित्र सहित वर्णन कीजिए। बायोगैस क्या है स्टूडेंट्स, मैं इसके पीछे बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं कराया हूं, एमसीक्यू, लघुत्तरी, दीर्घोत्तरी, उसमें मैंने बायोगैस को भी समझाया है। उस वीडियो को एक बार जाके आप लोग जरूर देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है स्टूडेंट्स कि व्यसन से आप क्या समझते हैं, प्रमुख नशीले पदार्थों का नाम एवं उनके प्रभाव का वर्णन कीजिए। तो स्टूडेंट्स आइए इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं। इसका आंसर क्या कह रहा है, व्यसन व्यक्ति किसी भी पदार्थ पर जैसे कि तंबाकू, एल्कोहल तथा ड्रग्स पर शारीरिक तथा मानसिक निर्भरता व्यसन कहलाती है। यानी कि स्टूडेंट्स जब इन सभी चीजों का क्या होता है, असर पड़ता है, कुछ तंबाकू का, एल्कोहल का, ड्रग्स का, मानसिक निर्भरता व्यसन कहलाती है। नशीले पदार्थों का मानव पर प्रभाव, नशीले पदार्थों में गुटखा, तंबाकू, शराब, अफीम, कोकीन, भांग, चरस, गांजा, हशीश, एलएसडी तथा दवाओं का दुरुपयोग शामिल है। व्यसन या आसक्ति की विशेषता है कि दुष्परिणामों के बावजूद व्यक्ति को ड्रग एल्कोहल की बाध्यकारी लत लग जाती है। व्यसन को एक जीर्ण मानसिक रोग भी कह सकते हैं। मादक द्रव्य वैसे पदार्थ को कहते हैं जिनके सेवन से नशे का अनुभव होता है। मादक द्रव्य वैसे पदार्थ को कहते हैं जिनके सेवन से क्या होता है, नशे का अनुभव होता है तथा लगातार सेवन करने से व्यक्ति उसका आदी बन जाता है। आपको भी पता है स्टूडेंट्स, नशा एक ऐसी लत है जिसको लग जाती है वो छूटती नहीं है। तो स्टूडेंट्स व्यसन किसे कहते हैं उसके आप कुछ उदाहरण भी देख लिए हैं। तो स्टूडेंट्स ये थे आपके एमसीक्यू, लघुत्तरी, अति लघुत्तरी। लघुत्तरी में 2 पार्ट थे, लघुत्तरी फर्स्ट, लघुत्तरी सेकंड, उसके बाद दीर्घोत्तरी था। तो स्टूडेंट्स हमारे ख्याल से क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। तो स्टूडेंट्स आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। स्टूडेंट्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब भी करवाइएगा और ज्यादा से ज्यादा लाइक भी कीजिएगा। तो स्टूडेंट्स ये रहा हमारा क्यूआर कोड इस पूरे पीडीएफ का। आप लोग इस क्यूआर कोड को क्या कीजिएगा, स्कैन कर लीजिएगा। आइए देखते हैं अभी क्यूआर कोड यहाँ पे जनरेट हो जाता है, आइए देखते हैं अभी। तो स्टूडेंट्स वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसको शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों के बीच। और स्टूडेंट्स इसमें जितने भी क्वेश्चंस आपको कराए गए हैं स्टूडेंट्स वो सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ही जबरदस्त हैं, बहुत ही लाजवाब हैं। तो स्टूडेंट्स ये रहा आपका क्यूआर कोड जो क्या है अभी आया था। तो स्टूडेंट्स अभी फिर से वो आ रहा है, देख लीजिएगा, उसका पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और स्क्रीनशॉट लेकर उसको स्कैन करेंगे तो हमारे पूरे सारे क्वेश्चन जो होंगे वो आपको जनरेट हो जाएंगे, सभी प्राप्त हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स उन सभी क्वेश्चंस को क्या कीजिएगा, दोस्तों के बीचों शेयर कीजिएगा। तो स्टूडेंट्स ये रहा हमारा स्कैनर, यानी कि स्टूडेंट्स आप लोग इसको क्या कर सकते हैं, स्कैन करके आप लोग इसको क्या कर सकते हैं, इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स
अभी इस वीडियो को पॉज करके इसको क्या कीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेकर इसको स्कैन करिएगा। जैसे ही आप इसको स्कैन करेंगे वैसे ही आपको मेरा पूरा पीडीएफ मिल जाएगा। तो स्टूडेंट्स फिर से कहेंगे, अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो दोस्तों के बीच शेयर जरूर कीजिएगा। और स्टूडेंट्स ऐसे ही अच्छे कंटेंट, ऐसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पाने के लिए हमारे यूटीएस कैरियर इंस्टीट्यूट से जुड़े रहिएगा। धन्यवाद। फिर से मिलते हैं अगले एपिसोड में, नए एपिसोड में और नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।